रघुनंदन त्रिवेदी की कहानी है यह ट्रेजेडी क्यों हुई। जब वह पैदा हुआ सिर्फ आंखें दो थी, छोटी छोटी कोड़ियों जैसी। और आंखें अगर दो ही रहती तो वह भी उस छोटे से कस्बे नुमा गांव के बाकी लोगों की तरह स्कूल जाता, पढ़ लिख कर कहीं बाबू या मास्टर हो जाता, उसकी शादी होती, एक या कई बच्चे होते और ठीक अपने पिता की तरह किसी दिन नौकरी से रिटायर होकर चौपाल पर बूढ़ों के साथ बैठा खैनी फांकता और गांव के छोकरों की लफंगेपन की चिंता में जाया होता होता किसी दिन नहीं रह जाता। लेकिन आंखें सिर्फ दो ही नहीं रही। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में पढ़ने के लिए जब शहर पहुंचा तो कुछ ही महीनों में उसे एक अजीब सा रोग लग गया, जिसकी जानकारी उसे पहली बार तब हुई जबकि वह अपने मित्रों से अलग हो एक शाम अपने कमरे में बैठकर शीशा देख रहा था। जिस दिन सुबह से ही वह अपने ललाट पर खुजलाहट महसूस करता रहा था, उस वक्त ललाट पर एन बीचों बीच छोटे से बादाम के आकार का जख्म देखकर एकाएक वो घबरा गया। जहाँ तक उसे याद है, न तो पिछले दिनों वो किसी दीवार से टकराया था, न ही झुलसा था। ललाट पर अंगुलियां फिराते हुए अगले दिन सुबह जब वो डॉक्टर के यहाँ पहुंचा तो डॉक्टर ने अच्छी तरह से मुआयना करके पर्ची पर दवाई लिख दी। फिर 3-4 महीनों तक अलग अलग डॉक्टरों से निरंतर इलाज कराने के बावजूद जब न तो रोग का निदान हुआ, न ही जख्म ठीक हो सका, तो वो थक हार कर कुछ दिनों के लिए गांव लौट आया। गांव में ही एक अच्छी सी सुबह जब वह भरपूर नींद लेकर जागा तो एकाएक उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज़्यादा साफ देख सकता है। उसी सुबह उसने अपनी तीसरी आंख देखी और एकाएक वह विशिष्ट आदमी हो गया। फिर तो जैसे आंखें उगने का सिलसिला शुरू हो गया। देखते देखते ललाट, छाती, पीठ, हथेलियां और घुटनों और पिंडलियों तक में छोटी छोटी कितनी ही आंखें उगाई। और ताज्जुब की बात यह थी कि वे सभी आंखें उतना ही साफ और दूर तक देखने लगी जितना साफ और दूर तक उसकी पहली दो आंखें देखा करती थी। गांव के लोग, जिनकी नज़रों में अब तक मामूली सा आदमी था, चौंके चौंके, क्योंकि उस आदमी की आंखें सब भी देख रही थी जो इन नज़रों के सामने होकर भी उन्हें कभी नज़र नहीं आया था। जैसे कि गांव की पंचायत कई सालों से गांव के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, सिवाय लोगों के आपसे मतभेद करके उनसे पैसा डकारने के। पंचायत के पास खूब सारा पैसा होने के बावजूद वह न तो गांव में बिजली पानी का उचित प्रबंध कर रही थी और न रास्तों को पक्का करने की कोई योजना बना रही थी। और यही बात जब उस आदमी ने चौपाल पर उठाई तो सनसनी फैल गई। लोगों का ध्यान गांव की दुर्दशा और सरपंच की बेईमानियों की तरफ गया। लोग जो किसी तरह दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करते, परस्पर लड़ते झगड़ते भी अपने आप में मस्त बेचैन हो गए। दरअसल इससे पहले उनकी स्थिति उन जानवरों जैसी थी जिनके लिए एक जंगल मुकर्रर था, जिसमें से न तो वे बाहर निकल सकते थे और न ही शेर का शिकार होने से बच सकते थे, परंतु फिर भी खुद के आज़ाद होने का भ्रम रखते थे। लेकिन वह आदमी बरसों बाद पहला शख्स था जिसने अपनी उंगली उठाकर तकलीफों का इशारा किया जिससे वे लोग बुरी तरह से जकड़े हुए थे। और वही हुआ जो कि ऐसे में आमतौर पर होता है। लोगों ने उस आदमी की उस उठी हुई उंगली को कसकर पकड़ लिया। जब गोवर्धन पर्वत उस आदमी की उंगली पर टिका था और आज समूचा गांव उस पर्वत के नीचे, वह आदमी भी जो अब तक खुद अपनी आंखों और उंगलियों की ताकत नहीं पहचानता था, चौकन्ना हुआ। उसने भी सभी आंखें एक साथ खोलकर छोटे छोटे गांवों और छोटे छोटे शहरी राज्यों को देखा और देखा कि तो पाया कि शहरों के हालात गांवों से ज़्यादा बदतर थे। लोग छोटी छोटी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए पेट के बल रेंग रहे थे। अस्पताल, रोजगार के दफ्तर, राशन की दुकानें, यतीम खानों के बाहर जरूरतमंदों की कतारें लगी हुई थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत शहर के हर चौराहे पर चरितार्थ हो रही थी। इतना सब होते हुए भी वे लोग जिन्हें उस राज्य के लोगों ने अपनी तकलीफें दूर करने के लिए चुना था और अपने हाथ काट कर दे दिए थे, मौज कर रहे थे। यह सब देखकर उस आदमी के भीतर मोम की मानींद कोई चीज पिघलना शुरू हुई और देखते देखते गाढ़े लाल रंग का कोई तरल पदार्थ उसके समूचे जिस्म से जहाँ जहाँ आंखें थी निकल कर बहने लगा। लोगों की भीड़ जो अब अक्सर उसके इर्द गिर्द जमा होकर उसकी बातें सुनने लगी थी, एक बार हैरत में पड़ गई। ऐसी दूसरी बार हुआ था जब कोई उनकी हालत पर खून के आंसू रोया हो। पहली बार बरसों पहले ऐसे एक बूढ़े महामानव ने समंदर पार के व्यापारी राजाओं से मुक्ति दिलाई थी। तब वे उस बूढ़े महामानव की परवाह किए बगैर बिना आज़ाद होते ही आपस में लड़ने लगे थे। तभी एक दिन बूढ़ा महामानव उन्हें शांति का संदेश सुना रहा था।
उनमें से किसी एक ने उस महामानव को गोली मार दी थी। अब वह कई वर्षों बाद फिर एक महामानव उनके बीच में था। उस आदमी के रोने वाली बात रामू ने किस्नू से कही। किस्नू ने सत्तार से, सत्तार ने कयूम से, कयूम ने जोसेफ से, जोसेफ ने जगविंदर से, और इस तरह से जो बात फैलती गई उस आदमी के इर्द गिर्द भीड़ बढ़ती गई। भीड़ के सामने वो जोर जोर से बोलने लगा। लोगों ने महसूस किया उसके भीतर शब्द नहीं, आग से कोई चीज़ निकलकर उनके दिलों में बरसों से जमे ठंडेपन को पिघला रही है। इसी दिन से लोग उसे महामानव करने लगे। फिर एक दिन वह भी आया जबकि उस आदमी की ओर भागती हुई भीड़ को देखकर थोड़े से लोगों का माथा ठनका, जिन्हें वह राज्य के लोगों ने अपनी तकलीफें दूर करने के लिए चुना था। उन थोड़े से लोगों ने, जिन्हें वह सरकार कहा जाता, तुरंत अपने खास सलाहकारों से एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग कई घंटों तक चलती रही। आखिर में सर्वसम्मति से उस आदमी के बोलने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। निर्णय पर तत्काल कार्रवाई हुई। वह आदमी जो शहर शहर घूमकर लोगों के बीच बोल रहा था, तलब किया गया। तब जिले के सबसे बड़े अधिकारी की मौजूदगी में उस आदमी को आगे से चुप रहने की चेतावनी दी जा रही थी और हर शहर में सड़कों पर भीड़ खड़ी महामानव जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। वह आदमी चुप था। सरकारी कारिंदे उसकी चुप्पी को स्वीकृति समझकर उसे रिहा करने ही जा रहे थे कि वह आदमी फिर से बोलने लगा। उसी वक्त लंबी हिरासत में उसे रखने का आदेश दे दिया गया। महामानव की गिरफ्तारी से पूरा राज्य अशांत हो गया और शहरों में जिस वक्त पथराव और आगजनी की घटनाएं घटित हो रही थी, उसी वक्त एक घने जंगल में उस आदमी के जिस्म पर जगह जगह उगाई आंखों में लोहे की गर्म सलाखें डालकर उसे अंधा बना देने की कोशिश चल रही थी। परंतु आंख फोड़ने वाले थक गए, आंखें फूटी नहीं उसकी। दरअसल जहां वे गर्म सलाखें लगाते, आंख वहां से दूर सरक जाती। इस तरह से उस आदमी का पूरा जिस्म झुलस जाने पर भी आंखें जस की तस थी। इस हाल में उसे लोगों के बीच फिर से छोड़ने का मतलब जानबूझकर आग को और भड़काने जैसा होता। अंततः उसे काले शीशों वाली गाड़ी में बिठाकर अज्ञात जगह भेज देने का हुक्म देकर सरकारी कारिंदों ने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। बात पुनः घूम फिर कर उन्हीं थोड़े लोगों के सामने पहुंच गई जिन्हें निर्णय लेना था। इस बार खास सलाहकारों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग कई घंटे चली। बहस का मुद्दा उस आदमी की आवाज़ नहीं, आंखें थी, जो सारे झगड़ों की जड़ मानी गई। आंखें फोड़ने के सारे प्रयास व्यर्थ गए। यह तथ्य भी उन लोगों को पता था, परंतु यह पता नहीं था कि आखिर इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। फिर भी जब सोच विचार चलता रहा, अंततः एक सलाहकार की राय जो सभी को जच रही थी मान ली गई। उस सलाहकार के सुझाव पर अमल करते हुए महामानव को वार्ता के लिए बुलाया गया। जब वह महामानव उस राज्य की सबसे आलीशान इमारत में वार्ता के लिए ले जाया गया, बाहर खड़ी भीड़ उसकी जय जयकार कर रही थी। राज्य के बाकी हिस्सों में लोग बेचैनी से वार्ता के नतीजे का इंतजार कर रहे थे। बंद कमरों में जितने दिन तक अलग अलग सलाहकारों के साथ महामानव की वार्ता चलती रही, उतने ही दिन लोग बिना हिले उस भव्य इमारत के बाहर खड़े रहे। वे वहां से तभी हटे जब वह महामानव इमारत से बाहर आया। उसी शाम रेडियो पर घोषणा हुई कि ऐसे महामानव की सेवाओं से वंचित रहने के कारण ही सरकार को जन विरोध का सामना करना पड़ा। अंततः लोगों की भलाई के लिए महामानव को सरकार के खास सलाहकारों में शामिल कर लिया गया। घोषणा सुनकर लोगों ने एक बार फिर से जय जयकार के साथ नारों से आसमान उठा लिया। खास सलाहकार बनते ही महामानव ने लोगों की तकलीफें दूर करने के नए आदेश जारी करवाए। शिक्षा का ढांचा तैयार करने के लिए आयोग बनाया गया। नए बैंक खोले गए जो राज्य में लोगों को ऋण देने लगे। सेना का पुनर्गठन किया गया। लोगों के मनोरंजन के लिए घर घर में एक डिब्बा पहुंचाया गया जो शाम होते होते खुल जाता और काम से थक कर लोग लौटे उस डिब्बे में नाचती औरतों की अदाएं देखकर अपनी तकलीफें भूलने लगे। लेकिन अभी भी राज्य की 8% आबादी अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए पेट के बल रेंग रही थी। बात यहीं खत्म हो जाती अगर आगे भी हालात ऐसे रहते, परंतु हालात पेट के बल रेंगते उस राज्य के ज़्यादातर लोग जो उस महामानव की असली ताकत थे, अभी किसी करिश्मे का इंतजार कर ही रहे थे कि ट्रेजेडी हो गई। महामानव ने एक बार फिर से अजीब से रोग की गिरफ्त में आ गया। लोगों ने महसूस किया कि महामानव की खाल पहले से कहीं मोटी और सख्त होने लगी, लेकिन अभी खुद महामानव अपनी नई बीमारी को ठीक से पहचान भी नहीं पाया था कि एक अच्छी सुबह जब वो अपनी पिछली रात पी हुई शराब की खुमार मिटाने के लिए अपने निजी बार में खड़ा पेग बना रहा था, उसने देखा कि उसके ललाट पर आँखों की जगह सिर्फ एक छेद रह गया था और फिर तो जैसे आंखें गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया। देखते ही देखते वो सिर्फ 2 आंखें रह गई उसके पास और वह महामानव सामान्य आदमी की तरह हद सिर्फ अपना फ़ायदा देख सकता है, ऐसा हो गया। उस विशाल राज्य में अब कोई महामानव नहीं। बात यहाँ पूरी हो गई, पर एक प्रश्न जिस पर अभी भी राज्य के ज़्यादातर लोगों को विचार करना शेष है और वह है कि यह ट्रेजेडी हुई कैसे।